हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मतनोई। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। एंड टुडे आई एम गोना हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आर। उसमें भी हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी और इसमें भी हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परमुटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखते हैं। NPR यही पढ़ा था, when there are n different objects and we have to choose R out of them when there is no repetition। तो हम कैसे लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और एक कंडीशन थी इसके साथ, और वो कंडीशन क्या थी कि जो r की वैल्यू है ये n से लेस देन और इक्वल होती है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो हम इसको इस कंडीशन को जो है वो ध्यान में रखेंगे इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये आर की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो हमारे पास क्या है, फाइंड आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या है, 5PR देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से आर कोई भी नंबर हो सकता है, आर हमें सिलेक्ट करना है। देखो ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होनी चाहिए, अब अगर मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही तो चूज़ कर सकती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं कैसे कर सकती हूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो n से लेस होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5PR इक्वल्स टू 6PR माइनस 1 दिया हुआ है, और मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं 5PR कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n की प्लेस पे 6 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस ये ऐसे आने वाला है, 6 माइनस आर माइनस 1, राइट, 6 माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, +1 फैक्टोरियल। नाउ न्यूमिनेटर में यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है और न्यूमिनेटर में यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस करके 5 तक ले जाऊँगी ताकि मैं 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को यहाँ पे कैंसिल कर दूँ। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में मुझे देखना है इन दोनों तरफ कैसी टर्म्स बन रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से भी फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये और ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है, इक्वल टर्म्स हैं, दोनों तरफ से इक्वल टर्म्स अगर हम हटा देते हैं तो जो रिजल्ट है वो फिर भी इक्वल रहेगा। नाउ डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर है, तो क्या मैं 7 माइनस आर को रिड्यूस करके 5 माइनस आर तक लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करती हूँ तो मैं 5 इंटू 5 से एक छोटा लिखूँगी, मतलब 5 माइनस 1 4, इंटू 4 से एक छोटा लिखूँगी, मतलब 4 माइनस 1 3, इंटू इससे -1 करेंगे तो 2, -1 करेंगे तो 1, राइट। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सेम केस यहाँ पे होगा, 7 माइनस आर अगर है तो मैं लिखूँगी 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर फैक्टोरियल है तो इससे एक छोटा क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर माइनस 1, 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2। साथ ही साथ मुझे LHS में देखते जाना है मुझे कहाँ तक ये टर्म्स लेके जानी है। एक बार इसको सॉल्व करके ओरली देखते हैं क्या आएगा, 7 माइनस आर, 7 माइनस 1 मतलब 6 माइनस आर, 7 माइनस 2 मतलब 5 माइनस आर, और इस तरफ भी 5 माइनस आर है, तो मतलब मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना है। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 माइनस आर, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस आर, एंड 7 माइनस 2 इज 5 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ
ये अगर डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन में है और इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इज 42, 7 इंटू माइनस आर माइनस 7r, माइनस आर इंटू 6 माइनस 6r, माइनस इंटू माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6। 42 माइनस 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर, इसको मैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके जा रही हूँ, ये क्वाड्रेटिक बन गई है ऑलरेडी, बट अगर मैं 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस 13r, 42 माइनस 6 कर देंगे तो 42 माइनस 6 इज 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 42 माइनस 6 36, और क्योंकि बड़ी टर्म जो है प्लस की है तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेज हैं, तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूँगी क्योंकि वो हमारे पास थोड़ा टाइम कम लेगी और साथ में इजी होगा सॉल्व करना। नाउ अब मुझे स्प्लिट कैसे करना है, मिडिल टर्म जो है वो 13r है, माइनस 13r है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो c बनना चाहिए, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जनरल फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही पड़ा है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साथ c आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद वो b बनना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगी, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको स्प्लिट करूँगी। अब वो ऐसे कौन से दो नंबर है जिससे मैं 36 भी बना सकती हूँ 13 भी, तो इसको करने का बहुत ही इजी वे क्या है, आप ऐसे लिख दो, 36 की फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 4, राइट। अब इसको एक बार करके देखते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 4, मतलब 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आता है और 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 भी बन जाता है। तो मैं इन्हीं दो नंबर को चूज़ कर लूँगी, तो लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0, राइट। इन दोनों को स्प्लिट कर दिया तो क्या आ जाएगा, इस 13r को स्प्लिट करके यहाँ लिख दिया मैंने। अब इन दो फर्स्ट वाली दो टर्म्स में से r कॉमन है तो मैं r को कॉमन में लिखूँगी, यहाँ पे r माइनस 9 है, माइनस यहाँ से 4 को कॉमन करूँगी तो r माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r माइनस 9 कॉमन है, r माइनस 9 कॉमन है, तो मैं r माइनस 9 को कॉमन में लिखूँगी इंटू r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इधर ये 0 है और ये 0 है, तो लिखेंगे इधर r माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, r माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है तो मतलब r की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 4। अब ये दोनों r की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन अब r की वैल्यू क्या होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब मेरे पास अगर n की वैल्यू 5 है यहाँ पे तो r की वैल्यू उस 5 से कम होनी चाहिए। तो r की वैल्यू इन दोनों में से r की कौन सी वैल्यू है जो 5 से लेस है, वो r इक्वल्स टू 4 है। तो मतलब बट ऐसे लिख सकते हैं, बट r इक्वल्स टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स ही 5 हैं उसमें से मैं 9 कैसे चूज़ कर सकती हूँ, राइट। 5 PR का यही मतलब होता है ना कि अगर मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने R अरेंज करने हैं, तो सेम वे अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो उसमें से मैं 9 कैसे अरेंज कर सकती हूँ, हाँ 5 में से 4 को मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो R की वैल्यू जो है वो 9 पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर कंडीशन क्यों नहीं है, बिकॉज ये R जो है वो n से स्मॉलर होना चाहिए था और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, मतलब ये जो यहाँ पे R की वैल्यू आई है उसको लेस होना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर R इक्वल्स टू
4। तो इसीलिए आर की वैल्यू अगर 9 नहीं हो सकती है तो मतलब वो क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था। बहुत ही इजी है। इन सब क्वेश्चंस में बस कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आके आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। उसमें आर की 2 वैल्यूज़ आएंगी। आपने देखना है यहाँ पे आर की कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वही आपके पास आर का आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मैं इस वर्ड इक्वेशन के इन सारे लेटर्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को यूज़ करके इन 8 में से सारे ही लेने हैं मुझे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड है ना, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। मुझे इन 8 में से 8 के 8 ही लेने हैं। मतलब अगर मैं NPR के साथ कंपेयर करूँ तो देयर आर टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स और उनमें से मुझे कितने चूज़ करने हैं, 8 के 8 चूज़ करने हैं। तो मैं इसको कितनी वेज में अरेंज कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास कितनी ऐसी डिफरेंट परमुटेशंस आएंगी, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इस इक्वेशन के 8 लेटर्स को यूज़ करके मैं कितने नए वर्ड्स बना सकती हूँ। वो वर्ड जो हैं वो विद और विदाउट मीनिंग हो सकते हैं, बट कंडीशन इज़ हर एक लेटर को हमने एक ही बार यूज़ करना है, मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो कैसे करेंगे इसको? ओके, तो कैसे लिखेंगे, देयर आर टोटल जिसको मैं n बोल सकती हूँ वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, टोटल लेटर्स मेरे पास कितने हैं, n उसमें से मुझे कितने अरेंज करने हैं, मुझे उनमें से कितने अरेंज करने हैं, मुझे उनमें से 8 के 8 ही चूज़ करने हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे एक वे और बताऊँगी। ठीक है, उससे पहले हम इसको अपने ये टिपिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन देयर इज़ नो रिपीटेशन एंड ईच लेटर या ईच ऑब्जेक्ट इज़ डिस्टिंक्ट, तो हम सिंपली ये यूज़ करते हैं NPR। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning that can be formed is equals to NPR लिखते हैं, है ना। NPR मतलब 8 लेटर्स हैं और 8 के 8 चूज़ करने हैं और सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं, तो कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 इज़ 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रॉम 8 टू कहाँ तक जाना है, 1, या फिर है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स फ्रॉम दैट नंबर टू 1, या फिर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 7 इज़ 56 इंटू 6 इंटू 5 इज़ 30, 4 इंटू 3 इज़ 12 इंटू 2 इज़ 24। ठीक है, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इज़ 12, 720। ठीक है, 720 इंटू 56, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 56 इंटू 720 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 2 3 0 4। तो हमारे पास इतने डिफरेंट जो हैं वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। हम इस ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे पास सारे लेटर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, और मुझे वो सारे के सारे ही अरेंज करने हैं, मतलब अगर मेरे पास ये है इक्वेशन, ठीक है, ये
अगर मुझे इसके सारे के सारे लेटर्स जो हैं अरेंज करने हैं तो मतलब तो यही होता है ना कि इन सबको शफल करना है, ठीक है। पहले क्यू को लिख लेंगे, फिर ई को, तो इनकी बस पोजीशन चेंज करनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट सॉल्व करनी है और मुझे ये सारे डिस्टिंक्ट गिवन है और सारे के सारे चूज़ करने हैं। तो उस केस में आप सिंपली क्या करोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 लेटर्स थे तो सिंपली 8 फैक्टोरियल लिख दोगे बस, राइट। क्या करना है, अगर मेरे पास होता, मान लो मेरे पास लिखा है कि पेन, एक लेटर है, एक वर्ड है पेन और इसके 3 लेटर्स हैं। इन 3 लेटर्स को मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकती हूँ, या फिर इन 3 लेटर्स को ही यूज़ करना है तो मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो वर्ड्स बना सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग। तो मतलब तो यही हो गया कि इन तीनों की पोजीशंस मुझे बस चेंज करनी है, शफल करनी है। तो उस केस में जब ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, और सारे के सारे यूज़ करने हैं, तीनों के तीनों मुझे चूज़ करने हैं या फिर अरेंज करने हैं, तो मैं सिंपली लिखूँगी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास यही बनेगा, डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल एंड देन सॉल्व करने। तो इससे बेटर है हम सीधे क्या लिख देंगे 8 फैक्टोरियल, और जैसे यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, तो हमारा काम और भी ईजी हो जाएगा, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो थोड़े डिफरेंट हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट। बाय।